हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ब्रजेश मिश्रा बेसिक पॉइंट विद ब्रजेश चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं हिंदी वर्णमाला की दूसरी क्लास लेकर आया हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आइए बिना देरी करते हुए आज हम वर्णमाला की दूसरी क्लास की बात करते हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं व्यंजन की। तो व्यंजन किसे कहते हैं पहले हम ये जान लेते हैं। तो जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएं उसे हम व्यंजन कहते हैं। इसका क्या मतलब है दोस्तों? जैसे कि ये जो का लिखा है इसमें स्वर भी छिपा रहता है, जैसे कि ये आधा का प्लस आ ये मिलकर का बन जाता है। तो दोस्तों, जो व्यंजन होते हैं वह स्वर से युक्त होते हैं, अर्थात स्वर से मिलकर बनते हैं। और हम अब बात करते हैं कि व्यंजन के प्रकार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्यंजन। दोस्तों, ये स्पर्श व्यंजन देख लीजिए। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो 25 होती है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो 25 होते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होते हैं, तो का वर्ग से पा वर्ग तक जो होते हैं वो सभी स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या की अगर हम बात करेंगे तो वह 25 है। तो स्पर्श व्यंजन का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा। ऐसे दोस्तों चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया। ऐसे ही दोस्तों टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, आड़ा। आप ऐसे देख लीजिएगा। और दोस्तों एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि ये जो पंचमाक्षर होता है इसको हम नासिक के व्यंजन भी बोलते हैं। तो पंचमाक्षर को क्या बोलते हैं? नासिक के व्यंजन बोलते हैं। हम बात करते हैं दोस्तों अंतस्थ व्यंजन की। तो अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा, ये सभी क्या हैं? अंतस्थ व्यंजन हैं। आइए अभी हम बात करते हैं या और वाह। दोस्तों इसको हम अर्धस्वर भी कहते हैं। जैसे कभी कभी आप देखे होंगे बालिकाएं ऐसे भी लिख दिया जाता है और बालिकाएं ऐसे भी लिख दिया जाता है। दोनों सही हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे पूर्ण स्वर का प्रयोग किया गया है और ये अर्धस्वर का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही हम अगर बात करेंगे कौवा की, यहाँ पे पूर्ण स्वर का प्रयोग किया गया है और यहाँ पे अर्ध स्वर का प्रयोग किया गया है। तो या और वाह को क्या बोलते हैं? तो या और वाह को अर्धस्वर कहते हैं। और अभी हम बात करते हैं रा की। तो रा को दोस्तों प्रकंपित या लुंठित वर्ण भी बोलते हैं। प्रकंपित क्यों बोलते हैं? जब आप रा को बोलेंगे तो थोड़ा सा कंपन करके रा की आवाज़ निकलती है। जैसे कि जब आप बोलेंगे रा तो थोड़ा कंपन होता है दोस्तों। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि रा को क्या बोलते हैं? प्रकंपित या लुंठित वर्ण बोला जाता है। और हम अगर बात करते हैं ला की, तो ला को पार्श्विक व्यंजन बोला जाता है। जीभ के पार्श्व भाग से इसको बोला जाता है ला को। और हम बात करते हैं अगर ऊष्मीय व्यंजन की, तो ऊष्मीय व्यंजन भी 4 होते हैं। ऊष्मीय व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। क्वेश्चन पूछा गया है कि ऊष्मीय व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 4 होती है। और कौन कौन से ऊष्मीय व्यंजन होते हैं? तो बड़ा सा, षष्ठी सा, छोटा सा और हाँ, ये सभी क्या है? ऊष्मीय व्यंजन है। दोस्तों ऊष्मीय व्यंजन को कहते क्यों हैं? क्योंकि ये जब इनको हम बोलते हैं तो मुँह से ऊष्मा या गर्म हवा निकलती है। आप कभी बोलेंगे तो आप अपने ऐसे हाथ को लगाएंगे मुंह के सामने और बोलेंगे शा, तो आपको लगेगा कि हाँ, मुंह की जो गर्म हवा है वो हमारे हाथ पे लग रही है। आप बोल के देख लीजिएगा, आपको लगेगा ऐसा। तो इसीलिए इसको ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। और उसी को दोस्तों हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों लिखा भी है जिनके उच्चारण में मुख से ऊष्मा या गर्म हवा निकलती है उसको ऊष्मीय व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं। तो आप याद रखिएगा कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? छा होता है, त्रा होता है, ज्ञा होता है और सरा होता है। ये सभी संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। हम बात करते हैं छा की। तो छा आधा का और षष्ठी सा से मिलकर छा का निर्माण होता है। और अगर हम त्रा की बात करेंगे तो आधा ता और रा से मिलकर त्रा बनता है। और अगर हम ज्ञा की बात करेंगे
तो जा प्लस या से मिलकर या बनता है। और अगर हम सरा की बात करते हैं तो बड़ा सा और आधा बड़ा सा और रा, ये दोनों मिलकर सरा का निर्माण करते हैं। तो आइए अभी हम और बात करते हैं अभी आगत व्यंजन की। तो आगत व्यंजनों की संख्या 2 होती है। कौन कौन से हैं? जा और फा, ये दोनों क्या हैं? आगत व्यंजन हैं। जैसे आपको इसका प्रयोग दोस्तों मुस्लिम शब्दों में ज़्यादा मिलता है। तो आप ऐसे जैसे फैज़ाबाद में ये फ़ा है, ये फैज़ाबाद में यही फ़ा लगता है, ना कि सिंपल फ़ा लिखा जाता है। दोस्तों वो लिखते ज़रूर हैं हम लोग, लेकिन वो गलत होता है। और आइए हम बात करते हैं अगर आगत ध्वनि की। तो आगत ध्वनियों की संख्या भी 2 होती है। कौन कौन सी हैं? आर्धचंद्र बिंदु और नुक्ता, इनको आगत ध्वनि बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं भी वर्णों की संख्या की, तो वर्णों की संख्या कैसे है दोस्तों? स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11 है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वरों की कुल संख्या कितनी है? स्वरों की कुल संख्या 11 है। और अयोगवाह की अगर हम बात करें तो अयोगवाह की संख्या 2 है। तो अयोगवाह होते कौन कौन से हैं आपको हम थोड़ा बता देते हैं। तो ये जो अंक होता है और ये आहा होता है, इन दोनों को हम अयोगवाह बोलते हैं। तो ये जो अंक को हम दोस्तों अनुस्वार बोलते हैं और आहा को दोस्तों हम विसर्ग बोलते हैं। तो आगे हम इसको बता भी चुके हैं। और अगर उच्छिप्त व्यंजन की बात करें हम कि उच्छिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो पहली बात तो जान लो, उच्छिप्त व्यंजन की संख्या भी 2 होती है। और उच्छिप्त व्यंजन एक होता है ढा और एक होता है डा। ये दोनों दोस्तों उच्छिप्त व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। उच्छिप्त व्यंजन से दोस्तों कभी भी किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं हो सकती। तो आप याद रखिएगा कि शब्द की शुरुआत नहीं होगी, उच्छिप्त व्यंजन से शब्द की शुरुआत नहीं होगी। तो आप ऐसे याद रखिएगा। अगर संयुक्त व्यंजन की बात करें तो 4 होती है दोस्तों, अभी ऊपर इसकी हम बात कर ही चुके हैं। और व्यंजन की अगर हम बात करें तो ये 33 होते हैं। तो आइए हम अभी बताते हैं दोस्तों। तो इस कुल मिला के कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 52 होती है। आप ऐसे देख भी सकते हैं कि 33, 33 2 35, 35 4 39, 39 2 41 और 41 और 11 52 दोस्तों। तो कुल मिला के कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 52 होती है। और अभी हम बात करते हैं अगर उच्छिप्त व्यंजन की, तो इसको डा और ढा, और दोस्तों यहाँ पे लिखा भी गया है किसी भी वर्ण की शुरुआत नहीं होती है, यूँ जो मैंने ऊपर बताया है। तो इसको लिख लेते हैं जिससे कि हम भूले ना। आपको मान लीजिए कहीं गलती से मिस्टेक हो जाए तो इसलिए लिखा भी जाता है कि जिससे कि आपको कोई भी ऐसा डाटा ना छूटे जिससे कि आपको पेपर में आए और ना बता पाएँ आपको मैं हो सकता है दोस्तों प्रैक्टिस सेट भी करवाऊँ। तो अभी तो खैर थ्योरी की क्लास चल रही है, तो पहले हम इस पर बात करते हैं। रा के अगर रूप की बात करते हैं कि कितने प्रकार से रा होते हैं दोस्तों। ट्रक में दोस्तों क्या होता है? पूरा रा होता है। जैसे कि देखो दोस्तों, ट्रक लिखा कैसे जाता है सही से हम आपको बता दें। ये टा हो गया और ये जो दोस्तों ये रहता है, ये हलंत की तरह लगाया जाता है और इसको ये पूरा करता है। ये रा रहता है पूरा, और ये का हो गया ट्रक, ऐसे लिखा जाता है ट्रक दोस्तों। तो ये वाला जो रा होता है ये पूरा रा होता है। ये कौन सा रा होता है? पूरा रा होता है। अभी मात्रा की अगर हम बात करेंगे तो मात्रा में भी देख लेते हैं दोस्तों। तो ये हो गया मात्रा। ये जो मैंने आपको ये बताया है कि ये वाला जो रा होता है वो क्या होता है? पूरा रा होता है। अभी दोस्तों हम आपको फिर से बता दूं कि जो ये वाला रा होता है वो पूरा रा होता है। तो और अभी हम बात करते हैं कि दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि मात्रा में कौन सा रा होता है? पूरा रा होता है। तो आइए बिना देरी करते हुए और हम बात करते हैं दोस्तों। सिर्फ ये जो ऊपर लगता है रा, ये इसी में दोस्तों आधा रा होता है, बाकी सब में पूरा रा ही होता है। जैसे कर्म में दोस्तों इसी में केवल आधा रा लगा है, जी ऊपर ऐसे लगता है। जो जहाँ भी आप देखेंगे ऊपर लगा है वहीं आधा रा रहेगा, बाकी जहाँ भी और आता है वहाँ सब पूरा रा ही होता है। तो इसको दोस्तों हम रूफ रा भी बोलते हैं। रूफ रा। तो आप जान सकते हैं कि इसको हम रूफ रा बोलते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कृपा की। तो कृपा में कौन सा रा होता है? तो रा इसमें नहीं दोस्तों, ये ऋषि वाला मात्रा लगा रहता है। आइए हम बात करते हैं स्वरों की संख्या की। तो स्वर की कुल संख्या हम आपको बता ही दिए हैं, 11 होती है। कौन कौन से स्वर होते हैं थोड़ा सा आइए जान लेते हैं कि छोटा बड़ा
सॉरी छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई और छोटे ऊ, बड़े ऊ और इसके बाद में ए, आय, ओ, आओ, कितने हो गए? 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और यहाँ पे जो है री। ये मिलकर दोस्तों क्या बन जाते हैं? कुल मिला के कितने स्वर हो जाते हैं? 11 स्वर हो जाते हैं। कुल व्यंजनों की अगर हम बात करेंगे तो 41 होते हैं और कुल मिला के फिर कितने हो जाते हैं? 52 वर्ण हो जाते हैं। तो वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। और अभी हम बात करते हैं दोस्तों वायु के आधार पर व्यंजनों की। तो प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों की संख्या 2 होती है, एक अल्प प्राण होता है और एक महाप्राण होता है। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन से निम्न में से कौन से अल्प प्राण हैं, तो आपको याद रखना है थोड़ा सा। जो स्वर हैं दोस्तों ये सभी अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं और व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा ये किसके अंतर्गत आते हैं? अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। इसका क्या मतलब है दोस्तों? अभी हम थोड़ा सा आपको बता दें। ये जो है दोस्तों इसको हम मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको हम मान लेते हैं 3, इसको हम मान लेते हैं 4 और ये 5। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अल्प प्राण के अंतर्गत कौन से आते हैं। तो अल्प प्राण के अंतर्गत दोस्तों जो है ये पहला आता है, पहला, तीसरा और पांचवा। दोस्तों ये पांचवा, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। अगर हम वही बात करेंगे कि महाप्राण की, तो महाप्राण के अंतर्गत सिर्फ दूसरे और चौथे ये जो है महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। अभी हम बात करते हैं, पहले नीचे आ जाते हैं तो हम बात कर लेते हैं। और तो ये दोस्तों देख सकते हैं कि अल्प प्राण के अंतर्गत दोस्तों और आता है तो वह अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या दोस्तों मैंने अभी बताया भी था कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। कौन कौन से होते हैं अंतस्थ व्यंजन? या, रा, ला, वा, ये सभी क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और अगर हम दोस्तों अल्प प्राण की अगर हम बात करें, इसकी परिभाषा क्या है, तो इसको हम बोल सकते हैं जिसको बोलने में कम प्राणवायु लगे उसको हम क्या बोलते हैं? अल्प प्राण बोलते हैं। महाप्राण की अगर हम बात करें तो महाप्राण में दूसरा और चौथा आता है, वहाँ पर मैंने बताया भी आपको। और ऊष्मीय व्यंजन कौन से दोस्तों? बड़ा सा, षष्ठी सा, छोटा सा और हा, इनकी भी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और जिसको इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो जिसको बोलने में अधिक प्राणवायु लगे उसको हम महाप्राण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महाप्राण बोलते हैं। तो आइए हम अगर बात करते हैं भी स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन की, तो स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन भी 2 होते हैं। एक होता है अघोष और दूसरा होता है घोष या सघोष। तो अघोष में दोस्तों पहला और दूसरा आता है और बड़ा सा, षष्ठी सा और छोटा सा आता है। अगर वहीं सघोष की या अघोष की बात करेंगे, घोष या सघोष की, तो सघोष में स्वर आते हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है। और इसके बाद में दोस्तों अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि सघोष में कौन कौन से आते हैं? तो स्वर, तीसरा, चौथा और पांचवा और अक्षर, और इसके बाद में अंतस्थ व्यंजन। और हाँ, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या दोस्तों कितनी होती है? 4 होती हैं। कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा, आपको याद हो गया होगा। और अगर हम बात करेंगे यहीं उच्चारण स्थान की कि कौन सा शब्द कहाँ, दोस्तों कौन से वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं, तो आइए हम बात करते हैं का वर्ग की। दोस्तों इसको हम सबसे पहले अंदर से बात करते हुए आते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे कंठ की, और कंठ से ऐसे आगे आते जाएंगे और इसको सीरियल वाइज लेते जाएंगे, आपको एकदम आसानी से याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंठ। कंठ का वर्ग जो दोस्तों होता है या कंठ से बोला जाता है। अगर चा वर्ग की बात करेंगे तो या तालव्य से, कंठ से थोड़ा सा अगर पहले आएंगे तो वह तालव्य है, और तालव्य से थोड़ा सा और पहले आएंगे टा वर्ग, जो कि मूर्धन्य बोला जाता है, मूर्धन्य वाले स्थान से बोला जाता है। और अगर हम ता वर्ग की बात करेंगे तो या दंत से बोला जाता है। अगर पा वर्ग की बात करते हैं तो या ओष्ठ से बोला जाता है। तो अभी आप ऐसे उल्टा देखते जाइएगा। पा वर्ग किससे बोला जाता है? ओठ से बोला जाता है। आपके सबसे पहले आपको क्या है? पा, आप बोल के देखिए, पा, फा, बा, भा, मा। तो इसको किससे बोला जा रहा है?
पा ओष्ठ से बोला जा रहा है। और अगर हम दंत की बात करते हैं ता वर्ग की, तो आप बोलेंगे ता, था, दा, धा, ना। आप बोलिएगा तो देखिएगा कि हाँ ये सही में ता से ही, सॉरी ये दांत से ही बोला जा है, दांत के सहारे इसको बोल रहे हैं। और अगर हम ही टा वर्ग की बात करते हैं तो टा, ठा, डा, ढा, आड़ा, ये सभी आप देखेंगे ता से थोड़ा सा और अंदर जाएंगे तो हम मूर्धन्य का स्थान होता है। वहीं अगर तालव्य की बात करते हैं तो मूर्धन्य से थोड़ा सा और अंदर जाएंगे तो वह तालव्य होता है, जो कि चा, छा, जा, झा, इया, ये सभी तालव्य हैं, तालव्य वाले स्थान से बोले जाते हैं। वहीं कंठ की बात करते हैं तो का, खा, गा, घा, अंगा, इनको हम कंठ से बोलते हैं। वहीं और कंठ से क्या बोला जाता है तो उनकी आइए हम बात कर लेते हैं। ये जो आ होता है, ह्रस्व आ, दीर्घ आ और हा और आहा, ये सभी कंठ से बोले जाते हैं। वहीं अगर हम तालव्य की बात करते हैं तो ई और या और सा, ये सभी तालव्य वाले स्थान से बोले जाते हैं। अगर हम मूर्धन्य की बात करते हैं तो री, रा और षष्ठी सा, ये हम मूर्धन्य के स्थान से बोलते हैं। अगर हम दंत की बात करते हैं तो ला और सा, ये दोनों दंत से बोला जाता है। अगर वहीं हम बात करते हैं अगर कि ओष्ठ की, तो ह्रस्व उ और दीर्घ उ, ये दोनों ओष्ठ वाले स्थान से बोले जाते हैं, या छोटे उ या बड़े उ आप बोल सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कंठ तालव्य की, तो आप बोलेंगे ए आय, तो आप देख सकते हैं कि ए आय जो है यह कंठ से बोला जा रहा है, कंठ तालव्य से बोला जा रहा है। कैसे कंठ तालव्य से बोला जा रहा है आप इसको जान सकते हैं। आ और ई, ये दोनों मिलकर ए का निर्माण करते हैं, ए। तो आप देख सकते हैं आ को जो है कंठ से बोलते हैं और ई को जो है उसको हम दोस्तों तालव्य से बोलते हैं, ई। तो ऐसे दोनों मिलकर क्या हो जाता है, कंठ तालव्य हो जाता है। अगर हम बात करते हैं कंठोष्ठ की, ओ दोस्तों यह कंठोष्ठ ध्वनि है। और अगर वहीं हम दंतोष्ठ की बात करते हैं तो वाह दोस्तों, ये जो है दंतोष्ठ ध्वनि है। तो आप देख सकते हैं कि वह कौन सी ध्वनि है, तो दंतोष्ठ ध्वनि है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम यहाँ पे दोस्तों जो कंठोष्ठ है दोस्तों, ये कंठोष्ठ कैसे हो जाता है तो आप इसको देख सकते हैं। ये जो है आ और किससे मिलकर बनता है, ऊ से। तो आ को जो है दोस्तों कंठ से बोला जाता है, और ऊ की अगर हम बात करें ऊ, आप बोलेंगे ऊ, इसको ओंठ से बोल रहे हैं, तो कंठ और ओष्ठ दोनों मिलकर कंठोष्ठ हो गए। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं ओ का निर्माण कैसे हुआ है, कंठ और प्लस ओष्ठ दोनों आ और ऊ से मिलकर ओ बनता है, तो ये कंठ से बोला जाता है और ये ओष्ठ से बोला जाता है। तो ऐसे ही इसका निर्माण होता है। और हम बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा कि एक वाक्य का निर्माण कैसे होता है। आखिरकार ऐसे तो है नहीं कि ऐसे ही बन जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं, पहले थोड़ा सा नीचे से हम बात करेंगे दोस्तों। तो देखिएगा कि ये जो है दोस्तों ध्वनि जिसको हम अक्षर भी बोल सकते हैं या वर्ण बोल सकते हैं, सॉरी दोस्तों वर्ण। तो कई वर्णों के मेल से दोस्तों क्या बनता है, एक अक्षर बनता है, या हम बोल सकते हैं एक शब्द बनता है, और कई शब्दों से मिलकर पदबंध बनता है, और कई पदबंधों से एक उपवाक्य बनता है, और कई उपवाक्यों से मिलकर एक वाक्य बन जाता है। जैसे कि हम अगर बात करते हैं अभी कि राम जाता है, राम, एक मिनट दोस्तों, राम जाता है, राम जाता है, तो राम कितने वर्णों से मिलकर बना है, तो दो वर्णों से मिलकर बना है। अगर हम इसको भी तोड़ेंगे दोस्तों राम को, तो रा, धन आ, बड़ा आ, धन म, धन आ। तो आप देख सकते हैं इसको कितने वर्णों से मिला है, 1 2 3 4, इतने से मिलकर राम बना है। तो ऐसे आप देख सकते हैं दोस्तों, फिर जाता है, फिर ये, तो इतना मिलकर दोस्तों कितने शब्द हैं दोस्तों, राम जाता है तो उसमें 3 शब्द हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आज मैं इस सेशन की समाप्ति करता हूं, और आशा करता हूं कि आप सबको समझ में आया होगा। और दोस्तों इससे बाहर आप कोई भी बुक उठा के देख लेंगे, चाहे आप लूसेंट उठाएंगे, चाहे आप आदित्य पब्लिकेशन
या कोई और भी बुक जो भी आप रखे हों, अगर उसमें प्रैक्टिस सेट दिया है पीछे तो आप देखेंगे, अगर सही से पढ़े होंगे तो एक भी क्वेश्चन दोस्तों आपका उसमें से छूटेगा नहीं। अगर आपके पास कोई भी बुक है तो एक बार ज़रूर आप प्रैक्टिस सेट उसमें से पीछे जो भी दिया होगा क्वेश्चंस आप उसको करिएगा। और अगर नहीं आता है तो एक बार वीडियो को आप ध्यान से फिर से देखिएगा, इसके बाद आप जाके करेंगे तो मैं वादे के साथ दावा कर सकता हूँ कि उसमें से एक भी क्वेश्चन दोस्तों आपका नहीं छूट सकता। तो इसी के साथ दोस्तों मैं इस सेशन की समाप्ति करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।